हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे साइंस का। इसमें हम ह्यूमन आई पढ़ चुके थे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन सिलेबस में से कट चुका है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म ये टॉपिक हमने कर लिया था। उसके बाद हमने डिस्पर्शन पढ़ा था और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की थी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में स्टूडेंट्स हमने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स समझ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस सनराइज़ एंड डिलेड सनसेट। इस टॉपिक का मतलब क्या है? एडवांस सनराइज़ यानी कि समय से पहले कैसे सूर्योदय होता है, और डिलेड सनसेट यानी कि समय के बाद तक कैसे सूर्यास्त होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो हमें सन है वो एक्चुअल सनराइज़ होने से 2 मिनट पहले हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता रहता है। ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होरिजन बाय द सन। एक्चुअल सनराइज से आप क्या समझते हो? एक्चुअल सनसेट या एक्चुअल सनराइज जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल सनराइज का मतलब है कि जो होरिजन है हमारे पास, उससे जब सन ऊपर आ जाता है तो उसको हम एक्चुअल सनराइज़ मानते हैं, और जो ओरिजिन से जब सन नीचे चला जाता है तो उसको हम एक्चुअल सनसेट मानते हैं। पर एक्चुअल ओरिजिन से ऊपर आने से पहले ही अगर हमें सन दिखने लग जाए तो वो उसकी एपरेंट पोजीशन है। फिगर 11.10 शोज दैट द एक्चुअल एंड एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। जैसे कि फिगर 11.10 में हमें एक्चुअल और एपरेंट यानी कि असली और नकली पोजीशन सन की दिखा रखी है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड एपरेंट सनसेट इज़ अबाउट 2 minutes। इसी तरह से जब सूर्यास्त होता है एक्चुअल में और जो हमें दिखाई देता है उसमें भी जो टाइम डिफरेंस है वो 2 minutes का है। द apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomena। ये कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सन है वो हमें फ्लैटन दिखाई देता है, यानी कि चपटा दिखाई देता है। उसकी शेप थोड़ी हमें अलग दिखाई देती है। वो भी किस वजह से है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। देखिए ऐसा क्यों होता है? ये अर्थ है, अर्थ पे कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है। ये ओरिजिन है। जब सन क्या है? ओरिजिन से नीचे है 2 मिनट पहले ही, तो उसकी लाइट जब ऑब्जर्वर की आइज़ तक पड़ेगी तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा? ये लाइट बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। हमें पता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो जो ऑब्जर्वर है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में देखेगा। जब वो नॉर्मल की डायरेक्शन में देखेगा यानी कि सीधी लाइन में देखेगा तो उसको जो सन है वो ऊपर दिखाई देगा, जबकि रोशनी सन की नीचे से आ रही है। पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से उसको सन ओरिजिन से ऊपर दिखाई देगा। तो ये टाइम डिफरेंस 2 मिनट का है। हमें 2 मिनट पहले ही सन दिखाई देने लग जाता है। सेम इसी तरह सनसेट का है। जब सनसेट हो जाता है, ओरिजिन के नीचे चला जाता है, तो उसकी रोशनी जब ऑब्जर्वर पे पहुंचती है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वो हमें कहाँ पे दिखाई देता है? ओरिजिन से ऊपर दिखाई देता है। इसी वजह से हमें 2 मिनट्स का, टोटल कितने मिनट्स का डिफरेंस आ गया स्टूडेंट्स? सन की अपीयरेंस में 4 मिनट्स का, 4 मिनट का अंतर आ गया। 2 मिनट पहले दिखाई देता है और 2 मिनट बाद में दिखाई देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो बच्चों, स्कैटर का मतलब होता है फैल जाना। जब लाइट किसी चीज़ से टकरा के फैल जाती है तो उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ ऑब्जेक्ट अराउंड अस गिव राइज टू सेवरल स्पेकुलर फिनोमिना इन नेचर। जो लाइट है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट के साथ मिलके अलग अलग फिनोमिना हमें दिखाती है। जैसे कि द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, color of water in deep sea, the reddening of sun at sunrise and sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with। जैसे कि जो आसमान है वो हमें नीले रंग का दिखाई देता है, जो समुद्र का पानी है वो भी हमें नीले रंग का दिखाई देता है। सनराइज़ और सनसेट के समय जो सन है वो हमें लाल रंग का दिखाई देता है। इस तरह के कुछ वंडरफुल फिनोमिना है, कुछ मज़ेदार से फिनोमिना है जो हमें लाइट की वजह से दिखाई देते हैं। In the previous class, you have learnt about the scattering of light by colloidal particles।
आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जब हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जब पार्टिकल सस्पेंड रह जाते हैं, यानी कि अच्छे से उसमें घुलते नहीं हैं, तो वो उसमें लटके रह जाते हैं, सस्पेंडेड रह जाते हैं, उनसे टकरा के जब लाइट स्कैटर होती है, ये फिनोमिना हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सोल्यूशन इज़ नॉट विजिबल। कोई ट्रू सॉल्यूशन है, यानी कि जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट अच्छे से डिज़ोल्व है, कोई भी पार्टिकल अनडिज़ोल्व नहीं बचा, उसमें हमें लाइट का पाथ दिखाई नहीं देगा। However, its path become visible through a colloidal solution where the size of the particle is relatively larger। पर हमें लाइट का पाथ उस सॉल्यूशन में से ज़रूर दिखाई देगा जिसमें कि जो पार्टिकल के साइज़ है थोड़े बड़े हो, यानी कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन में अच्छे से डिज़ोल्व ना करे, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। इसी को हम टिंडल इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। टिंडल इफ़ेक्ट देखिए, टिंडल इफ़ेक्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। कोई बंद कमरा है, ठीक है, बिल्कुल ही बंद कमरा है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स हमें पता है हमारे चारों तरफ रहते हैं। अगर उस बंद कमरे में छोटा सा होल कर दें, उस होल में से हम लाइट को पास करवाएं, चाहे वो सन की लाइट हो या टॉर्च से हम लाइट पास करवाएं, तो लाइट पास करवाएंगे तो जो कमरे में डस्ट हैं वो हमें क्लियरली दिखाई देती है, उनका पाथ हमें क्लियरली विजिबल होता है। इसी को हम टिंडल इफ़ेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफ़ेक्ट का दूसरा एग्जांपल है, कोई डेंस फॉरेस्ट है, मतलब घना जंगल है, तो उसमें क्या है, जंगल में क्या होती है? वाटर ड्रॉपलेट्स, नमी होती है, पानी के कण मौजूद रहते हैं वातावरण में। जब सूरज की किरणें पड़ती है, जब सूरज की किरणें डेंस फॉरेस्ट में से नीचे जाएगी, तो टिंडल इफ़ेक्ट के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हमें क्या दिखाई देगा? वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की बूंदें हैं, स्मोक है, धुआं है, वो क्लियरली हमें दिखाई देगा, क्योंकि लाइट क्या कर जाती है? उनसे टकरा के फैल जाती है, जिसकी वजह से हमें वो पार्टिकल्स दिखाई देने लगते हैं। इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। चलिए देखते हैं क्या है। द अर्थ एटमोसफियर इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। जो अर्थ का एटमोसफियर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दिस पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मोलिक्यूल्स ऑफ एयर। इन पार्टिकल्स में क्या क्या आता है? स्मोक, धुआं, पानी की ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें, कुछ डस्ट के पार्टिकल्स लटके हुए, और मोलिक्यूल्स ऑफ एयर। When a beam of light strikes such fine particles, the path of the beam become visible। जब लाइट इन पार्टिकल से टकराती है तो हमें लाइट का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो दिखने लग जाता है। The light reaches us after being reflecting diffusely by these particles। फिर लाइट हमारे तक कैसे पहुंचती है? इन पार्टिकल्स से टकराने के बाद हमें वो दिखाई देती है। The phenomena of scattering of light by the colloidal particle give rise to Tyndall effect, which we have studied in class 9th। इस तरह से लाइट का स्कैटर हो जाना कोलाइडल पार्टिकल से किस फिनोमिना को जन्म देता है? टिंडल इफेक्ट को। The phenomena is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room through a small hole। जो मैंने अभी आपको बताया था कि टिंडल इफेक्ट को हम कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं? कोई बंद कमरा है जिसमें बहुत सारा धुआं भरा हुआ है, उसमें से हम सनलाइट की छोटी पतली सी बीम, फाइन बीम पास करवा दें एक छोटे से होल के द्वारा, तो हमें दिखाई देगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से जो पार्टिकल्स हैं वो हमें क्लियरली विजिबल होंगे। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। जो टिंडल इफेक्ट है वही डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल में से जब लाइट पास होगी वहाँ भी हमें दिखाई देगा। Here tiny water droplets is in the mist scatter light। वहाँ पे जंगल में जो छोटी पानी की बूंदें हैं वो लाइट को स्कैटर करेगी। The color of the scattered light depends on the size of the scattering particle। जो scattered light है वो किस कलर की दिखाई देगी? ये डिपेंड करता है कि जो scattered particle है, scattering particle है, यानी कि जिससे लाइट टकरा रही है उनका साइज़ कितना है। Very fine particles scatter mainly blue light, while particles of larger size scatter light of longer wavelength। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो मेनली ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं, जबकि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो रेड कलर की, यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। उसकी वेवलेंथ क्या है?
ज़्यादा है, मोर वेवलेंथ। और जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ कम है, ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। If the size of the particle is large enough, then the scattered light may even appear white. अगर स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो जो स्कैटर्ड लाइट है वो हमें वाइट कलर की भी दिखाई दे सकती है। बहुत छोटे पार्टिकल्स तो ब्लू कलर के, थोड़े बड़े पार्टिकल्स तो लॉन्गर वेवलेंथ यानी कि रेड कलर की लाइट दिखाई देगी। और अगर पार्टिकल्स बहुत बड़े साइज़ के हैं, उससे भी ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज़ के हैं, तो हो सकता है हमें स्कैटर्ड लाइट वाइट कलर की दिखाई दे। अब इससे रिलेटेड, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमेना है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट फिनोमेना है वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। अगर साफ़ आसमान है तो वो हमें नीला दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है, ऐसा क्यों है? The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. जो एयर में, हवा में जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो और छोटे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उनका साइज़ छोटा होता है विजिबल लाइट की वेवलेंथ से। विजिबल लाइट यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, उसकी जो वेवलेंथ है उससे छोटा साइज़ है उन पार्टिकल्स का। These are more effective in scattering of light of shorter wavelength at the blue end than the light of longer wavelength at the red end. अब हमें पता है कि जो स्पेक्ट्रम है वो होता है हमारे पास वेव ग्योर, यानी कि ये रेड और ये वायलेट साइड, वायलेट एंड हो गया और एक साइड हमारे पास हो गया रेड एंड। अब छोटे साइज़ के होने की वजह से जो स्कैटरिंग लाइट है वो शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि जो वायलेट ब्लू वाली साइड है उनकी ज़्यादा होती है, बजाय कि जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले कलर्स हैं यानी कि रेड कलर्स की बजाय ब्लू कलर की जो लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर होगी। द रेड लाइट हैज़ अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो लगभग 1.8 टाइम्स ज़्यादा है ब्लू कलर की लाइट से। Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color shorter wavelengths more strongly than the red. इसी कारण से जब सनलाइट है एटमॉस्फेयर में से पास करती है तो एयर के जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर करते हैं क्योंकि वेवलेंथ कम है रेड से ज़्यादा, जिसकी वजह से जो ब्लू कलर की लाइट है वो हमारे आई में एंटर करती है और हमें जो आसमान है वो ब्लू कलर का, जो एटमॉस्फेयर है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर ना हो, इफ़ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, तो वहाँ पे कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी। अगर अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो वहाँ पे कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी, क्योंकि स्कैटरिंग होने के लिए पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो पार्टिकल्स भी नहीं होंगे, जिससे स्कैटरिंग भी नहीं होगी, तो हमें स्काई डार्क दिखाई देगा, बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखाई देगा। The sky appears dark to passengers flying at very high altitudes, as scattering is not prominent at such heights. इसी वजह से जो पैसेंजर फ्लाई करते हैं एरोप्लेन्स में बहुत ऊंची हाइट पे, उनको जो स्काई है वो डार्क कलर का, ब्लैक कलर का दिखाई देता है, क्योंकि इतनी बड़ी हाइट पे स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है। हमने ये भी देखा है कि जो डेंजर सिग्नल्स है वो रेड कलर के बने होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि रेड कलर क्या है, बहुत कम स्कैटर होता है। रेड की वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, जिससे कि उसकी स्कैटरिंग वो कम फैलता है। तो धुएं से, फोग से या स्मोक से, यानी कि स्मोक के पार्टिकल से या फोग के पार्टिकल से, धुंध से जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो सबसे कम स्कैटर करेगी, सबसे कम फैलेगी। देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस, जिसकी वजह से हमें दूर से ही रेड कलर क्लियरली दिखाई देने लगेगा। इसलिए जितने भी डेंजर सिग्नल्स हैं वो रेड कलर के बने होते हैं। लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जो सन का कलर है वो कैसा होता है, रेड कलर का, वो भी स्कैटरिंग की वजह से है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हैव यू सीन द स्काई एंड द सन एट सनसेट और सनराइज।
क्या आपने सनसेट और सनराइज़ के समय स्काई को या सन को देखा है? हैव यू वंडर्ड एज टू वाई द सन एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर्स रेड? क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान, आसपास का आसमान और सन उस समय लाल क्यों दिखाई देने लगते हैं? उसको करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे कि हमें ब्लू कलर ऑफ स्काई भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे और ज़्यादा अच्छे से, और रेडिश अपीयरेंस है जो सन की वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक्टिविटी 11.3 में देखिए हमें क्या करना है। एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट, वाइट लाइट को हमें प्लेस कर देना है। ऐसा हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ वाइट लाइट है जो कि कन्वेक्स लेंस L1 पे फोकस कर रही है, इस पे लाइट डाल रही है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, हमें एक सोर्स ऑफ लाइट ले लेना है वाइट लाइट का, जो कि कहाँ पे रखा हुआ है, लेंस L1 के फोकस पे रखा हुआ है। अब फोकस से लाइट जाएगी तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, हमें पता है पैरेलल हो जाएगी। ये जो लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, इसको हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक है, एक कैसा टैंक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक है, उसमें से पास होने देंगे, जिसके अंदर क्लियर वाटर है, बिल्कुल साफ़ पानी है, जिसके अंदर बिल्कुल साफ़ पानी है। अलाउ द बीम ऑफ लाइट टू पास थ्रू अ सर्कुलर होल मेड इन ए कार्डबोर्ड। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब टैंक में से लाइट निकलेगी उसको एक कार्डबोर्ड में से पास करवाएंगे। कार्डबोर्ड के बीच में हमने एक होल कर दिया, सर्कुलर होल कर दिया, उसमें से उसको पास करवाएंगे। Obtain a sharp image of the circular hole on a screen using a second converging lens। अब ये जो होल की इमेज है, होल में से जो लाइट आ रही है उसकी इमेज हमें एक स्क्रीन पे बनानी है। किसकी मदद से, दूसरा लेंस लगाएंगे बीच में L2। ये क्या करेगा लेंस, ये जो पैरेलल लाइट इसके ऊपर डलेगी इसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। तो पहले लेंस के फोकस पे हमें सोर्स ऑफ लाइट रखना है और दूसरे लेंस के फोकस पे हमें क्या रखनी है, स्क्रीन रखनी है, ताकि हमें इमेज क्लियरली दिखाई दे सके। Dissolve about 200 ग्राम of sodium thiosulfate in about 2 लीटर of clean water taken in the tank। उसके बाद हमने जो टैंक में पानी लिया था वो लगभग 2 लीटर पानी लेना है, क्लीन वाटर लेना है। उसके अंदर हमें 200 ग्राम क्या मिला देना है, सोडियम थायोसल्फेट। ऐड अबाउट 1 to 2 ml ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अंदर हमें क्या डालना है, 1 से 2 ml हमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला देना है। यानी कि हमें क्या करना है, 200 ग्राम तो सोडियम थायोसल्फेट ऐड करना है 2 लीटर पानी के अंदर, और 1 से 2 ml हमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, You will find that fine microscopic sulfur particles precipitating in about 2 to 3 minutes। आप देखोगे कि सॉल्यूशन के अंदर 2 से 3 मिनट के बाद रिएक्शन होगी। जो सल्फ़र के पार्टिकल्स हैं, जो सोडियम थायोसल्फेट में भी है और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में भी सल्फ़र के पार्टिकल्स हैं, वो सस्पेंड होने लगेंगे, प्रेसिपिटेट होने लगेंगे। As the sulfur particles begins to form, you can observe the blue light from the 3 sides of the glass tank। जैसे ही सल्फर के पार्टिकल्स बनने लगेंगे, हम टैंक के तीनों साइड से ब्लू कलर दिखने लगेगा हमें। ये किस वजह से है, दिस इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ बाय माइन्यूट कोलाइडल सल्फर पार्टिकल्स। ये किस वजह से है कि जो सल्फ़र के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे साइज़ के हैं, जिससे कि शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि ब्लू कलर स्कैटर हो जाएगा और हमें वो दिखाई देने लगेगा। Observe the color of the transmitted light from the fourth side of the glass tank facing the circular hole। अब ग्लास टैंक के जो फोर्थ साइड है, जो कि सर्कुलर होल के साइड है, वहाँ से हम लाइट की को ऑब्जर्व करेंगे। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व एट द फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर एंड देन द ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर ऑन द स्क्रीन। यह बहुत मज़ेदार बात होगी कि स्क्रीन के ऊपर पहले तो हमें ऑरेंज कलर दिखाई देगा और उसके बाद बिल्कुल ब्राइट रेड कलर हमें दिखाई देने लगेगा। अब जो ब्लू कलर हमें दिखाई दिया है टैंक का, यानी कि वो हमारा एटमॉस्फेयर था, जिसमें छोटे पार्टिकल्स थे, इसमें सल्फ़र के पार्टिकल्स थे, जिसने शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर कर दिया और हमें सब ब्लू कलर का दिखाई दिया। अब जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट थी वो यहीं पे स्कैटर हो गई। अब जो लाइट आगे तक जाएगी स्क्रीन तक, उसमें कौन सा कलर बचेंगे, लॉन्गर वेवलेंथ के, जो कि रेड है, इसीलिए हमें वो रेड कलर के
दिखाई देंगे, इसलिए हमें जो लाइट है स्क्रीन के ऊपर वो रेड कलर की दिखाई देगी। This activity demonstrates the scattering of light that helps you to understand the bluish color of the sky and the reddish color appearance of the sun at sunrise or the sunset। इस एक्टिविटी से हमें ब्लू कलर ऑफ स्काई और सनराइज और सनसेट के समय रेड कलर सन का समझ आ गया। Light from the sun near the horizon passes through thicker layers of air and larger distance in the atmosphere before reaching our eyes। Light from the sun near the horizon passes through thicker layers of air and larger distance in the earth atmosphere before reaching our eyes। सनसेट और सनराइज़ के समय जो सन है वो होरिजन के नज़दीक है, जिसकी वजह से उसको एटमॉस्फेयर के थिकर लेयर में से पास होके गुजरना पड़ता है लाइट को, सन की लाइट को, और वो सन हमसे लार्ज डिस्टेंस पे भी प्रेजेंट है। हाउएवर लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। जबकि दिन के समय जब सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है तो उसको शॉर्टर डिस्टेंस, कम डिस्टेंस स्कैटर करके हमारे तक पहुंचना पड़ता है। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज ओनली अ लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वॉयलेट कलर्स आर स्कैटर। दिन के समय जो हमें सूरज है वो वाइट कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सूरज में से छोटा मतलब सन हमारे नज़दीक हो जाता है तो बहुत ही कम ब्लू और वाइट लाइट स्कैटर होती है, इसलिए हमें इस पूरे के पूरे कलर्स यानी कि वाइट लाइट, वाइट कलर का सन हमें दिखाई देता है। ओरिजिन के नज़दीक क्या है, ओरिजिन से सन का डिस्टेंस दूर हो गया, सन का डिस्टेंस हमसे ऑब्जर्वर से दूर हो गया, जिसकी वजह से मोस्टली जितने भी शॉर्टर वेवलेंथ के कलर्स हैं, जितना भी ब्लू कलर है वो सारा स्कैटर हो जाएगा। इसलिए हमारी आँख तक जो लाइट पहुँचेगी वो सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ की पहुँचेगी, लॉन्गर वेवलेंथ यानी कि रेड कलर की, जिसकी वजह से हमें जो सन है वो रेड कलर का दिखाई देगा। ठीक है, ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। जब हमारे हेड के ऊपर होता है दिन के समय तो डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लू लाइट बहुत कम स्कैटर हो पाती है और हमें सन वाइट कलर का दिखाई देता है, क्योंकि सन की लाइट के अंदर सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं उस टाइम पे। जब सारे कलर प्रेजेंट मतलब कि कोई भी कलर की स्कैटरिंग नहीं हो पाती, डिस्टेंस कम होने की वजह से कम लाइट स्कैटर होती है ब्लू कलर की, इसलिए वाइट कलर का दिखाई देता है। सनसेट और सनराइज़ के समय जब ओरिजिन के नज़दीक होता है, होरिजिन के नज़दीक होता है सन, तो ज़्यादातर ब्लू कलर डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से स्कैटर हो चुका होता है। जितनी भी शॉर्टर वेवलेंथ है वो स्कैटर हो चुकी होती है, सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ के कलर्स बचते हैं जो कि रेड है, इसीलिए हमें रेड कलर का सन दिखाई देता है सनसेट और सनराइज़ के समय। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। इस चैप्टर को अच्छे से समझना है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। थैंक यू।